हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ब्रजेश ज्योति उपाध्याय है। मैंने इस बार की सिविल सेवा परीक्षा में 112वीं रैंक प्राप्त की। आज मैं डीकेटी के माध्यम से अपनी थोड़ी सी जर्नी बताऊंगा एंड थोड़ा सा इस बार के पेपर के बारे में थोड़ा सा कमेंट करूंगा। अभी जो मेंस का पेपर हुआ है, मेरा ये मेरा 5वां अटेम्प्ट था जिसमें मैंने ये रैंक प्राप्त किया है। और ये मेरा फाइनल मैंने इस बार का भी अटेम्प्ट लिखा है। तो मुझे थोड़ा सा मैं 5 बार से मेंस लिख रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा एक पैटर्न का आइडिया लग गया है। तो मैं थोड़ा सा उस बारे में भी बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं बताऊँगा कि मेरी जर्नी शुरू हुई थी 2014 से अक्टूबर नवंबर में शुरू हुई थी। वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। उसके बाद मैंने 15 में थोड़े मार्क्स से प्रीलिम क्वालिफाई नहीं कर पाया था। बट फिर मुझे लगा कि अगर आप प्रीलिम्स में ही फेल हो जाते हो तो आपको प्रॉपर 1 साल का टाइम मिल जाता है। तो वहाँ से उस फेल्योर से मैंने थोड़ा सा सीखा कि ये तो अच्छी चीज़ है मेरे लिए। आई हैव नाउ 1 फुल ईयर टू प्रिपेयर। उसके बाद मैंने 16 का अटेम्प्ट दिया। 16 के अटेम्प्ट में क्या हुआ कि मैं ऑप्शनल को अपने ढंग से प्रिपेयर नहीं कर पाया था, और उसकी वजह से मेरे फाइनल लिस्ट में नाम थोड़े 15 मार्क्स से नहीं रह पाया था। तो उसके बाद क्या हुआ, जब 16 का मैंने फर्स्ट इंटरव्यू दिया तो मैं काफ़ी एक्साइटेड था रिजल्ट को लेकर। बट फिर मैंने मार्कशीट एनालाइज़ किया और फिर मुझे लगा कि मेरा स्कोर ऑप्शनल में तो कम है, बट जीएस में काफ़ी कम आ रहा था, मतलब जो बाकी रैंक वाले थे। फिर मैंने 17 के अटेम्प्ट में अपने जीएस का गेम काफ़ी बढ़ाया, बट उसकी वजह से मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल निगलेक्ट हो रहा था। फिर मुझे उसमें भी मेरा इंटरव्यू दिया मैंने। फिर इस बार भी होपफुल था क्योंकि मैंने जीएस में काफ़ी अपना गेम बढ़ाया था। बट क्या हुआ, जब मार्क्स आया और फिर मुझे शौक लगा कि मेरे ऑप्शनल में इतने पुअर मार्क्स थे कि आई वॉज टोटली शॉक्ड। एंड मुझे लोगों ने बोला कि यू शुड चेंज योर ऑप्शनल। बट वहाँ से मैंने सीखा कि जो मैंने 17 का अटेम्प्ट दिया, मैंने तो अपने ऑप्शनल पे फोकस ही नहीं किया। मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि इस एग्ज़ाम में मुझे 7 के 7 पेपर में बराबर का फोकस देना पड़ेगा। अदरवाइज़ एक भी पेपर में कम आया तो आपका कितना भी अच्छा कर लो, आपकी रैंक अच्छी नहीं आने वाली। रैंक आ गई तो भी। उसके बाद क्या हुआ, मैंने 18 का जिसमें मुझे अभी रैंक आई है, इसके लिए फिर मैंने अपने सारे 7 सब्जेक्ट की मार्क्स से मैंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई नहीं। इसमें मैंने इस बार सोचा कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उस पर कैसे मुझे फोकस बढ़ाना है, और उसको मैंने अपना गेम वहाँ भी इम्प्रूव किया और बाकी पेपर में थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव किया, और फिर अच्छी रैंक आ गई। और साथ ही साथ मैंने अपने इंटरव्यू के मार्क्स में भी ऐसे पहले 155, फिर 165, इस बार 171 मार्क्स आ गए। तो फिर कहने का मतलब ये है कि आपको इस एग्ज़ाम में 7 के 7 पेपर, प्रीलिम्स एंड इंटरव्यू, सबकी एक कम्प्रहेंसिव प्रिपरेशन करनी पड़ती है। अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि जैसे इस बार का पेपर अभी रिसेंटली ख़त्म हुआ है लास्ट वीक। तो एक्चुअली में अब यूपीएससी क्या डिमांड कर रही है, आप क्या पढ़ने का फ़ायदा है, क्या पढ़ने का नुकसान है, एंड कौन सी चीज़ें कितनी हेल्पफुल हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी का जो पैटर्न है वो बिल्कुल हर बार अपना गेम बढ़ा रहे हैं। मींस क्या होता है कि आप कोचिंग्स के देखोगे कि इस टाइप के टेस्ट सीरीज़ है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बट जब आप यूपीएससी का पेपर खोलोगे तो थोड़ा शॉकिंग सा लगता है कि मतलब ये कहाँ से आ गया। मतलब अटॉर्नी जनरल पे 15 नंबर का क्वेश्चन आ गया, राइट। क्योंकि हम तो कभी पढ़ते नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में तो हम इतना ध्यान देते नहीं, राइट। ट्रिब्यूनल का लाइक कैट ट्रिब्यूनल का इतना अजीब सा क्वेश्चन आ गया। ऐसे मतलब आपको कई शॉकर लगेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको पेपर वाइज थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे GS1 पेपर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि एक ऐसा पेपर है जिसमें आप अच्छे से स्टैटिक पार्ट की प्रिपरेशन करके आप अच्छा स्कोर ला सकते हो। ये एक अकेला पेपर है जिसमें हार्डवर्क का बेनिफिट सबसे ज़्यादा मिलेगा। GS1 में कई पोर्शन है, मॉडर्न इंडिया, ज्योग्राफी, सोसाइटी एंड बाकी हिस्ट्री के अलग अलग पोर्शन। तो GS1 के लिए मैं कहूँगा कि मेरा तो ज्योग्राफी ऑप्शनल था तो मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है।
इनफैक्ट मेरे हर बार 110 मार्क्स आए हैं, 16, 17 एंड 18 कॉन्टीन्यूसली, और उसका केवल और केवल क्रेडिट जाता है ज्योग्राफी पे। बट सबका ऑप्शनल तो ज्योग्राफी होता नहीं, तो बट मैं फिर भी बोलूँगा कि आपको ना ज्योग्राफी वाली टॉपिक्स पे अपनी कमांड बढ़ाओ, क्योंकि इस बार मैंने देखा 9-10 क्वेश्चंस आए थे जो इंडस्ट्रियल लोकेशन से रिलेटेड एंड क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, लाइक मैंग्रोव एंड कोरल रीफ वाले क्वेश्चंस, एंड नॉर्मल ज्योग्राफी के क्वेश्चंस जो एकदम स्टेट ज्योग्राफी के क्वेश्चंस होते हैं। तो सबसे पहले आपको ज्योग्राफी, जो कि आपका पक्का आपको 40-50% ऑफ द क्वेश्चंस आएंगे, तो उस पर फोकस करिए। सेकेंड सबसे ईजी है सोसाइटी, एंड सोसाइटी का गेम बहुत ही डिफरेंट है। सोसाइटी आप किसी बुक से पढ़ोगे तो आपके स्कोर उतने अच्छे नहीं आएंगे जिससे आपकी रैंक आए। सोसाइटी का मेन फंडा है कि आपको जो पढ़ाई कर रहे हो उसको आप करंट अफेयर के एग्जाम्पल से कैसे सब्सटेंशिएट करोगे, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है सोसाइटी में। बाकी सब्जेक्ट में आप इतना यूज़ नहीं कर सकते। अब सोसाइटी में क्वेश्चन आ गया सेकुलरिज्म का, कास्ट का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट का क्वेश्चन आ गया, तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि रियल पिछले 1 साल का न्यूज़ देखो, याद करो या नोट्स में रखो कि हो क्या रहा है एक्चुअली में। कास्ट बेसिस कहीं पे कन्फ्लिक्ट हुआ है, डायरेक्ट एग्जांपल लिखो, कितना भी गंदा हुआ है, मतलब किसी भी डिसएडवांटेज सेक्शन को मॉब ने मारा, राइट, वो आप लिखो, मेंशन करो, बिकॉज आप मेन मतलब ये है कि आपको समझ है अगर सोसाइटी की, तो आपको रियल एग्जांपल से आपको प्रूव करना है। आपको कोई नंबर नहीं काटने वाला, क्योंकि ये रियलिटी चल रही है, मॉब लिंचिंग है, तो आपको बताना है कि कैसे हो रहा है ये, राइट। इवन यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है 2016 में। तो मेरा कहने का मतलब है सोसाइटी पार्ट में यू हैव टू बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग, ये सब में करना है। बट सोसाइटी में सबसे बड़ा फ़ायदा तभी होगा जब आप जो क्वेश्चन पूछा है उसमें आप दिखाओ कि कैसे चल रहा है देश में, कैसे सोशल इशूज़ चल रहे हैं। वुमेन एम्पावरमेंट में 2-4 आप एग्जाम्पल लिखो कि कैसे वेमेन किस एरिया में, या रीजनली उठाओ, यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट की ये इशूज़ चल रही हैं और क्यों चल रही हैं, कौन सी स्कीम फेल हुई, कौन सी सक्सेस हुई। उसके बाद जो तीसरा पोर्शन मुझे लगता है कि इस पे एफर्ट डालने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, एंड दैट इज़ हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री या आर्ट एंड कल्चर वाली हिस्ट्री या पोस्ट इंडिपेंडेंस या कोई भी। तो ये गेम भी पूरा हार्डवर्क है। मतलब GS1 में जो हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी है वो मेन गेम आपके मेहनत का है, एंड सोसाइटी मेहनत प्लस आपको कैसे इनोवेट करके आप एग्जाम्पल्स डालते हो और कैसे अपने आंसर्स को इनरिच करते हो। तो इस बार का थोड़ा सा पैटर्न मैंने देखा, तो इस बार थोड़े कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस थे, लोग बोल रहे हैं कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन थे, बट ये ऐसे क्वेश्चन आपको हर साल मिलेंगे। देयर इज़ नथिंग कंट्रोवर्शियल। यूपीएससी इज आस्किंग योर व्हाट फैक्ट्स यू नो एंड व्हाट एग्जाम्पल्स यू कैन ऐड इन योर आंसर्स टू आर्ग्यू योर पॉइंट। They are not checking your other qualities, they are checking your academic qualities only। आप ऐसे मत सोचो ये एग्जाम्पल लिख देंगे तो उनको लगेगा इसका ये तो राइट विंग है, ये तो लेफ्ट विंग है, उसकी अभी बात नहीं हो रही है। देयर इज़ एन एग्जामिनर, वो आपके आंसर पढ़ के उसको पता लगेगा कि हाँ भैया इसको इसकी समझ है, कास्ट इशूज़ का पता है कि कास्ट बेस पे कैसे कन्फ्लिक्ट हो रहा है और कैसे नहीं हो रहा है, या कैसे कुछ अच्छा हो रहा है देश में और कैसे नहीं हो रहा है। जैसे सेकुलरिज्म का क्वेश्चन आ गया, लोग बोलेंगे ये कंट्रोवर्शियल है, बट ये रियली हो रहा है। पेपर उठाओगे 10 एग्जाम्पल आपको मिलेंगे तो लिखो। मतलब आपको ऐसे कुछ वो नहीं बनना कि एकदम पॉलिटिकली न्यूट्रल। अभी आपको सर्विस नहीं मिली है, राइट, ये आपका एकेडमिक चेक हो रहा है, ये हर पेपर में लागू होगा, इनफैक्ट एथिक्स, GS2 GS3 सब में। अब हम थोड़ी सी GS2 की बात करते हैं। इस बार का जो GS2 का पेपर था, दैट वाज लाइक शॉकर फॉर मैनी फ्रेंड्स। बहुत एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनसे मैंने भी बात की, तो सबको, मुझे भी ऐसा लगा कि थोड़ा सा पेपर ना डिफ़िकल्ट आया था। डिफ़िकल्ट क्यों आया वो मैंने आपको पहले बता दिया कि काफ़ी ना नीश टॉपिक से जो हम पढ़ते नहीं हैं उससे अगर क्वेश्चन आ गया तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। एक मैं थोड़ी सी बात बताऊंगा कि GS2 एंड GS3 में जिन्होंने भी मेंस लिखा होगा या पेपर देखा होगा उनको पता होगा एकदम क्लियरली कि जो हम कोचिंग के करंट अफेयर के आते हैं ना आपके मटेरियल, यूपीएससी इज़ मेकिंग देम ऑब्सोलीट, रियली ऑब्सोलीट। मैं खुद इस बार का मटेरियल पढ़ के गया था, करंट अफेयर जो साल भर का होता है किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मैं बात कर रहा हूँ। यूपीएससी इज़ नॉट लाइक मग, इतना आप रट लो 150-150 पेज के पॉलिटी इकोनॉमी के ये रट लो और आप जाके लिख दो। नो,
यूपीएससी की डिमांड बस एक सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको कॉन्टिन्यूसली साल भर 1 घंटे एटलीस्ट, 1.5 घंटे एटलीस्ट जो मेन इश्यूज़ हैं उसको पेपर से आपको पढ़ने हैं। केवल मेन इश्यूज़ जो सिलेबस से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, ये GS 2-3 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप करंट अफेयर के मैगज़ीन पढ़ के कभी भी, मेरे ख्याल से इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। मैंने भी पूरे एग्ज़ाम वाले वीक में पूरा पढ़ाई किया मैगज़ीन वो, बट कुछ खास फ़ायदा नहीं होता अगर आप साल भर की न्यूज़ पढ़े हो, क्योंकि यूपीएससी कहीं से भी उठा लेगी। यूपीएससी को क्या इंपॉर्टेंट लगता है वो उन्हें पता है, और वो पेपर में आता है वो इंपॉर्टेंट होता है। जो आपके बुकलेट में आ रहा है वो फिल्टर्ड वर्जन है, तो मैं कहूँगा उस पर इतना ज़्यादा रिलाई मत करो। करने को तो करना ही पड़ेगा आपको, टू बी सेफ साइड, टू बी ऑन सेफ साइड, बट न्यूज़पेपर पढ़ना इज़ द बेस्ट थिंग फॉर GS 2 एंड GS 3, फॉर सारे पेपर्स के लिए वैसे तो, बट 2-3 के लिए तो आप न्यूज़पेपर इग्नोर नहीं कर सकते। और मैं एक सेंटेंस और बोलूँगा इस पर, न्यूज़पेपर में आपको ये पता होना चाहिए कि काम की चीज़ क्या है। आधे से ज़्यादा जनता मतलब न्यूज़पेपर में फालतू की चीज़ पढ़ती है, उसके नोट्स बनाती है, दैट्स टोटली टाइम वेस्ट। आपको 90 मिनट से ज़्यादा देना बेकार है, न्यूज़पेपर पे 90 मिनट से ज़्यादा नहीं देना, बट उस 90 मिनट में आपको पता होना चाहिए कि काम की चीज़ क्या है। इसके सबसे सिंपल मैं तरीका बता रहा हूँ। आप सिलेबस के सारे जो भी सिलेबस में जितने भी वर्ड्स लिखे हैं आप सामने या तो पेस्ट कर लो या तो रट डालो, ठीक है, जिससे न्यूज़पेपर दिखे तो आपको पता रहे कि सिलेबस में है क्या। जैसे लाइक एग्जांपल मैं 2 क्वेश्चन का GS 3 से एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं बट बहुत टफ थे उस दिन। साइबर डोम प्रोजेक्ट एंड जमात इस्लामी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे कई और क्वेश्चंस हैं। अब ये क्वेश्चंस क्या है ना, आपको किसी भी करंट अफेयर की मैगजीन में नहीं मिलेगा, बट आपने न्यूज़पेपर फॉलो किया है थोड़ा सा भी ना, तो आपको पता रहेगा कि है क्या, ये टॉपिक है क्या, राइट। इसमें मैं एक थोड़ी सी और चीज़ न्यूज़पेपर एंड GS 2-3 दोनों से रिलेटेड एक चीज़ बोलूँगा। समटाइम्स अगर आपकी स्टैटिक अच्छी है तो न्यूज़पेपर आपने कुछ मिस हो गया है, नहीं पढ़ा है ना, तो भी आप यूज़ कर सकते हो। मेरे बोलने का मतलब है कि स्टैटिक एंड करंट आर वेरी टाइटली लिंक्ड। आप जो स्टैटिक में पढ़ते हो ना, स्टैटिक में आपने पढ़ा होगा टेररिस्ट का जो होता है फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, नोट्स में पढ़े होंगे, सिक्योरिटी के नोट्स में, मतलब 10 साल से चलता आ रहा है, 20 साल से, मीन्स माओइस्ट हो गए, नक्सलाइट्स हो गए, वो भी यूज़ करते हैं, उनको अर्बन नक्सल जैसे बोलते हैं, या कोई भी फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन वही था, तो न्यूज़पेपर में पढ़ोगे आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से पता रहेगा, बट अगर आपने स्टैटिक भी पढ़ा हो ना, यू कैन राइट दैट। तो मेरे कहने का सबसे बड़ा मतलब यही है कि न्यूज़पेपर जो हम लोग बोलते हैं डायनेमिक है, एंड बुक्स जो हम बोलते हैं स्टैटिक है, या हमारे जो स्टडी मटेरियल्स होते हैं कोचिंग से या खुद के जो बनाते हैं, दे आर टाइटली लिंक। और आपको पेपर में यही काम करना है, एकदम यही काम करना है। अगर आपका जैसे अटॉर्नी जनरल का भी क्वेश्चन आ गया कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्या वैल्यू करता है, ठीक है, तो ये है तो स्टैटिक का, आप पढ़ोगे तो लक्ष्मीकांत या वगैरह बुक्स में, बट अगर पेपर फॉलो करोगे तो आपको मेजर चीज़ें पता होंगी साल की, आपके दिमाग में तुरंत दौड़ जाएगा कि इसने अटॉर्नी जनरल ने ऐसा क्या काम में ऐसी क्या डिफ़िकल्टी आ रही है, या क्यों गवर्नमेंट के लिए इतना इम्पॉर्टेंट हो रहा है इनका रोल, राइट। ऐसे कोई भी टॉपिक उठाओगे तो GS 2-3 में मैं यही कहूँगा कि आप सिलेबस रटो, एंड उसके बाद आप ना सिलेबस वाइज आपके नोट्स होने चाहिए। सिलेबस में लिखा है क्वासी जुडिशियल बॉडी, तो आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए कि ये क्वासी जुडिशियल बॉडी, जैसे कोई भी उठा लो आप, ट्रिब्यूनल्स इतने ढेर सारे हैं, वो सारे क्वासी जुडिशियल बॉडी हो गए हैं, या बाकी जो बॉडीज़ हैं उनके बारे में आपके पास नोट्स होने चाहिए, NGT, CAT एंड जितनी भी बॉडीज़ हैं, राइट। उसके बाद आपका जैसे आ गया कि स्टैट्यूटरी बॉडीज़, तो आपको पता है ह्यूमन राइट्स कमीशन या राइट्स कमीशन, जितने भी राइट्स कमीशन की बॉडीज, सबका नोट्स होना चाहिए। तो मेन फंडा यही है, GS 2-3 का तो सबसे मेन फंडा यही है, आपके पास सिलेबस का नोट्स होना चाहिए। हर टॉपिक पे आपके पास सब टॉपिक में डिवाइड करो, खुद से कोई भी टॉपिक उठाओ उसको सब टॉपिक में डिवाइड करो, जैसे रोल ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर फार्मर्स, राइट, फॉर एग्रीकल्चर। साफ 15 नंबर का क्वेश्चन है इस बार कि रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी फॉर फार्मर्स, इससे ईजी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। तो अगर आपको सिलेबस पता है कि सिलेबस में टॉपिक्स क्या हैं, और उस टॉपिक के हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन करो, तो मेरे ख्याल से आप क्रैक कर जाओगे। मतलब आपको पता चल जाएगा कि आने क्या वाला एग्ज़ाम में, ठीक है, आपको पता रहेगा कि हाँ, क्योंकि आप देखोगे ना, कितने भी साल के पेपर्स देखोगे,
हर क्वेश्चंस का एक सिलेबस के टॉपिक से डायरेक्ट लिंक होता है, इनडायरेक्ट नहीं डायरेक्ट, ये भी नहीं कि घुमा फिरा के। सिलेबस में जो लिखा होता है उसी से क्वेश्चन बनता है, राइट। उसके बाद GS3 में थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि GS3 का गेम जो मैं बहुत लेट समझा। GS3 में 3 चीज़ें हैं, 3 या 4 चीज़ें। एक इकोनॉमी है, एक है एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर्स, उसके बाद साइंस, डिजास्टर, इन्वायरमेंट ये है, और चौथा सिक्योरिटी है, राइट। हम क्या करते हैं, साल भर सबसे ज़्यादा मेहनत ऊपर वाले पे करते हैं, इकोनॉमी पे करते हैं। मैं खुद सबसे ज़्यादा मेहनत उस पे करता था, लेकिन मार्क्स यहाँ रखे हुए हैं ऐसे फ्री के मार्क्स, लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं। मतलब सिक्योरिटी का जो टॉपिक है, आप देखोगे पिछले 5-7 साल के क्वेश्चन देखो, उन इतने अच्छे क्वेश्चन है ना, अच्छे इन द सेंस आप अगर पहले से प्रिपेयर करके बैठे रहो तो आपको 15 में 12 नंबर मिलेंगे। तो मैं बोल रहा हूँ, आप इस पे इतना टाइम हम स्पेंड कर देते हैं कि हम इन टॉपिक्स को भूल जाते हैं, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सिक्योरिटी हो गया, डिजास्टर हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो बीच वाला है एग्रीकल्चर, मेरे ख्याल से एग्रीकल्चर इज़ द सबसे आसान है अगर आप वैसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करो। एग्रीकल्चर वाले पे हम इतना टाइम नहीं देते, बट वो वाला पोर्शन अगर आपके पास प्रॉपर नोट्स हैं, प्रॉपर डेटा है, और प्रॉपर अब पिछले साल के पेपर्स को देखोगे तो आपको पता रहेगा कि हाँ उसका कितना ईजी है उसको प्रिपेयर करना। बट हाँ, अब इन 3 GS के बारे में मैं एक मिनट में समराइज़ करता हूँ। तीनों GS की प्रिपरेशन में आपको सबसे बड़ा काम होता है सिलेबस को रटा होना चाहिए, क्योंकि हर सिलेबस से डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहे हैं। दूसरा चीज़ मैं बोलूँगा, न्यूज़पेपर पढ़ना, कोई भी पढ़ो, आप द हिंदू पढ़ो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, दोनों में से कोई भी पढ़ो, उससे 90 मिनट से ज़्यादा नहीं देना, 90-100 मिनट्स तक जा सकते हो, बट उसमें से काम की चीज़ें सारी निकालना है। नोट्स बनाओ ना बनाओ, वैसे नोट्स बनाना इज़ काइंड ऑफ वेस्टफुल, बट अगर 1 पेज का बना लो ठीक है। वेस्टफुल इसलिए मैंने बोला कि बहुत टाइम लग जाएगा, आपको ऑप्शनल भी पढ़ना होता है, ठीक है, 7 पेपर पढ़ने होते हैं, तो केवल पेपर ही पढ़ने लगोगे तो 5-6 घंटे लग जाएंगे, और शुरू में सब यही करते हैं तो पूरा दिन चला जाता है। तो 90-100 मिनट्स न्यूज़पेपर पे डेली विद कंसिस्टेंसी, 2 चीज़ें। तीसरी चीज़ ये है कि आप आंसर्स लिखने आना चाहिए आपको, मतलब क्वेश्चन पढ़ो। होता क्या है ना, यूपीएससी में जितने भी लोगों से आप पूछोगे, 1000 नंबर में सब 1000 का करके आते हैं। मार्क्स कैसे आते हैं, किसी के 300 आते हैं जीएस में, किसी के 450, किसी के 470 जो हाईएस्ट होते हैं। आप देख रहे हो सब सेम पेपर करके आते हैं, और सबको लगता है कि उन्होंने तो भाई बहुत अच्छा किया है। तीसरा जो चीज़ है वो है क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करके लिखना। क्वेश्चन की डिमांड क्या है वो नहीं पता होती लोगों को, तो सबसे वो कैसे होगा, वो आपको प्रैक्टिस से होगा। आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये 3 मेन फंडे हैं। सिलेबस आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, सिलेबस के हर टॉपिक्स पे आपके पास नोट्स होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स या किसी कमेटी के रिपोर्ट्स, क्या मेन रिकमेंडेशन थी वो। दूसरा न्यूज़पेपर, मेरे ख्याल से गेम चेंज हो रहा है। यूपीएससी इज़ टोटली बीइंग डायनेमिक इन द सेंस कि उनके जो क्वेश्चंस आएंगे वो जो नेशन के लिए इंपॉर्टेंट इश्यूज़ है ना उसी से आएंगे, ठीक है। आप एकदम से स्टैटिक अब नहीं पूछेंगे वो, क्योंकि उनका काफ़ी इवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। एंड थर्ड, मैंने जो आपको बताया कि आपको क्वेश्चंस में लिखना क्या है, क्वेश्चंस की डिमांड क्या है, वो बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। क्योंकि आपकी रैंक कैसे आएगी, वो जो एग्जामिनर है वो जो देखेगा आपने लिखा क्या है उससे रैंक आएगी। आपने क्या पढ़ा है साल भर, 2 साल, 5 साल, डजेंट मैटर। आपके वो 100 वर्ड्स में जा क्या रहा है, दैट मैटर्स। और कैसे अपने आपके दिमाग के अंदर जितनी चीज़ें हैं उसको जल्दी से उस 100 वर्ड्स में लिख रहे हो, उसी की वैल्यू है, उसी के नंबर हैं, और उसी से रैंक आनी है। तो वो स्किल कैसे यूज़ करोगे, वो है आपकी मतलब आंसर राइटिंग करना। खुद से करो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके करो, या जैसे भी करो। उसके बाद चौथा पेपर जो लास्ट जीएस का पेपर है, इस बार का अगर पर्टिकुलरली बात करूँ तो आई थिंक इट वाज ईजीएस्ट सिंस लास्ट 3-4 ईयर्स, क्योंकि सिलेबस से डायरेक्ट आया है। एंड जो मैंने अभी जीएस 1, 2, 3 के लिए बोला सिलेबस, इसमें तो अगर आपकी हर टॉपिक के पास नोट्स हैं तो मेरे ख्याल से सारे 10 मार्क्स आप बहुत जल्दी कर लोगे। तो इस बार के पेपर मेरे ख्याल से GS4 काफ़ी ईजी था, इसलिए क्योंकि डायरेक्ट सिलेबस से आया है। कुछ ऐसे कुछ अजीब से क्वेश्चन नहीं आया जैसे पहले आ जाते थे, राइट। एंड मेरे ख्याल से GS4 इज़ ऑल अबाउट आप कितने अच्छे पॉइंट्स लिख रहे हो, कितने अच्छे एग्जाम्पल्स लिख रहे हो, क्योंकि आता सबको उतना ही है।
राइट। अगर वो पूछ रहे हैं कि ऑनेस्टी की इंपॉर्टेंस क्या है सिविल सर्विस में, या करप्शन कैसे ख़त्म करोगे, राइट, करप्शन कैसे ख़त्म करोगे, आप सब लिख लोगे, सबको पता है, डिस्क्रिशन हटा दो, अकाउंटेबिलिटी बढ़ा दो, ट्रांसपेरेंसी बढ़ा दो, राइट, एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम सही कर दो, नेमिंग शेमिंग कर दो। बट एग्जाम्पल्स आप सब्सटेंशिएट तो करो, आप दिखाओ कि हाँ भाई आरटीआई के आने से ये वाला करप्शन कम हो गया, ये वाला डायरेक्ट सी विजिल ऐप लगाने से इलेक्टोरल वाला करप्शन कम हो रहा है। या मतलब आप जितनी भी एग्जांपल डालोगे ना, एग्जामिनर को लगेगा हाँ ये बंदा रट के नहीं आया है, ही कैन रिलेट कि करंट में हो क्या रहा है। और आप पेपर पढ़ोगे, आपको हमेशा पता चलेगा कि करप्शन कैसे, करप्शन रोकने के लिए गवर्नमेंट कौन से अमेंडमेंट कर रही है। जैसे पीसीए एक्ट वाला था, राइट, पीसीए एक्ट में करप्शन रोकने के लिए कैसे अमेंडमेंट किया गया। तो वो सब चीज़ें आप, मतलब मेरे कहने का मतलब है एथिक्स में आप एग्जांपल्स डालो, रियल लाइफ के एग्जांपल डालो या अपने बना के एग्जांपल्स डालो, उसकी वैल्यू है। फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा एक अपना पर्सनल जर्नी थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, बिकॉज़ ये मेरा छठा अटेम्प्ट था। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा कि सबके लिए कि 6 अटेम्प्ट तक कैसे, मीन्स हाउ कैन यू कंसंट्रेट फॉर 6 अटेम्प्ट, राइट, कैसे इतने दिन तक लगे रहो, ठीक है। दूसरा ये आएगा जो मेरे ख्याल से मुझे लगता है ज़रूरी क्वेश्चन है, विच आई शुड एड्रेस, कि क्या 6 साल तक केवल इसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना सही है या वी शुड ट्राई अदर एग्ज़ाम्स टू, राइट। एंड द थर्ड इज़ कि हाउ टू गेट मोटिवेटेड, मीन्स इस एग्ज़ाम में कैसे लगे रहना है, एंड कैसे जो प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं उनको कैसे टैकल करना है। और चौथा जो थोड़ा सा मैं कहता हूँ ऐसे लोग पूछते हैं कि हाउ इम्पॉर्टेंट टू बी डिसिप्लिन्ड, और सोशल मीडिया फ़ोन का यूज़ करना कितना कम करना है, कितना नहीं करना है। सबसे पहले मैं अपना बताता हूँ कि मैं क्यों लगा रहा 5 साल इसमें, छठा अटेम्प्ट भी अभी मैंने दिया, क्यों। फर्स्ट थिंग जो मैं पर्सनली, मुझे ऐसा लगा कि नो जॉब कैन बी सेटिस्फाइंग फॉर मी फॉर सच लॉन्ग कैरियर। 30 ईयर्स के लिए मैं कंप्यूटर पे बैठ के कोडिंग नहीं कर सकता था, मीन्स आई वॉज सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैंने 3 साल काम किया। तो सबसे पहले मुझे वही लगा कि लाइफ में इतना कुछ है, यूपीएससी का मेन अट्रैक्शन यही है कि आपके पास सीखने को इतना कुछ है। यू कैन लर्न फ्रॉम एंशिएंट हिस्ट्री टू व्हाट इज़ हैपनिंग टुडे इन द पार्लियामेंट, इन द जुडिशरी, मतलब समझ रहे हो, होल वर्ल्ड की नॉलेज जो इंडिया से रिलेटेड है वो आपको पढ़ने को मिल रहा है, वेरी इनरिचिंग एक्सपीरियंस। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर यही है कि अगर आपको इंटरेस्ट है इंडिया के बारे में, हमारे सिविलाइजेशन के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, पॉलिटी के बारे में, मतलब हर चीज़ के बारे में आपको सीखने को मिलता है। थर्ड थिंग, मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक्चुअली में ऐसा, मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस था, ये आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है, और बिना इस कॉन्फिडेंस के आप इस फील्ड में घुसोगे तो मुश्किल हो जाएगा। और कॉन्फिडेंस मेरे अंदर ये था कि अगर मैं ढंग से लगा रहूँ तो आई विल श्योरली गेट अ रैंक, आई विल श्योरली गेट अ रैंक। ये कॉन्फिडेंस क्यों आया? क्योंकि जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो और चीज़ें क्लिक होना शुरू होती हैं, तब आपको आ जाता है कॉन्फिडेंस। क्लिक होना कैसे शुरू होती है? पॉलिटी पढ़े आपने पढ़ा कि बिल कैसे पास होता है, कल को आधार बिल पास हुआ, आपको पहले ही पता लग गया कि भाई इस पे तो पिटिशन जाना ही है, क्योंकि ये मनी बिल आर्टिकल 110 से वो हो रही है, वायलेट हो रही है। ये मैंने नॉर्मल सा एग्जांपल दिया, बट मैं कह रहा हूँ क्लिक हो, जैसे आप कुछ पढ़ रहे हो कि वाटर मैनेजमेंट के लिए ये करना चाहिए, आपको एक बार जैसे आपको लगे कि हाँ भाई कम्युनिटी पार्टिसिपेशन क्यों ज़रूरी है। कभी आप देखो, जब कम्युनिटी का ओनरशिप किसी प्रोजेक्ट पे होता है तो उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बहुत अच्छे से काम करते हैं। जैसे ही कॉन्सेप्ट क्लिक हुआ, आपको लग गया, आपको तो मज़ा आ रहा है, आपको चीज़ें क्लिक हो रही हैं, और जब चीज़ें क्लिक हो रही हैं तो बस वही तो है, मतलब एग्ज़ाम में तो आपको जो क्लिक किया है वही तो लिखना है आपको, ठीक है। चौथा चीज़ जो मेरे लिए था कि मेरा थोड़े थोड़े मार्क्स से नहीं हो रहा था, तो वहाँ से मुझे लगता था कि मैं इतने दूर आ गया हूँ तो थोड़ा सा एफर्ट और दे दूँ, ठीक है। आपको बहुत टॉपर्स के एग्जाम्पल मिल जाएंगे, बहुत नहीं, कुछ ऐसे टॉपर्स के एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो जैसे बोलते हैं ना 5 अटेम्प्ट तक गए, उसके बाद वहाँ तक कुछ नहीं था उनके पास, थोड़ी सी और मेहनत की, टॉप रैंक ले आकर चले गए। इसी बार हैं कई टॉपर्स। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जब आप वहाँ तक पहुँच गए हो, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा और पुश करना चाहिए, और वो पुश करने के लिए आपको अंदर से आती है। अगर आप वहाँ तक पहुँचे हो, आप ऑनेस्ट मेहनत करके, तो थोड़ा सा पुश मारोगे, आप पार हो जाओगे, ठीक है।
और मैं इसी से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर ये है कि आपको केवल इसी एग्ज़ाम में लगना है या जब आपका नहीं हो रहा है तो और भी एग्ज़ाम की तरफ आपको देखना है। इसमें सबका ओपिनियन डिफरेंट होगा। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जब शुरू में आप घुसते हो तो आपको सोलली फॉर द 2 years एटलीस्ट सोलली यू हैव टू बी फोकस्ड ऑन यूपीएससी, सोलली यूपीएससी सिविल सर्विसेज। अगर 2 अटेम्प्ट के बाद आपको लगता है कि बस थोड़े थोड़े नंबर से रैंक नहीं आ रही है तो यू कैन गिव एक्सक्लूसिव टू यूपीएससी। बट आपको लगता है कि आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी अभी आपका इम्प्रूव करने के लिए, आपको लगता है, ऑनेस्ट पूछोगे आपको पता चल जाएगा, अपने खुद से ऑनेस्टली पूछोगे। अगर आपको लगता है नहीं इतना भी कम नहीं है, काफ़ी गैप हो रहा है आपके मेंस के स्कोर से या टोटल स्कोर से, ठीक है, तो आपको डेफिनेटली आपको दूसरी लाइन चूज़ करनी है। क्योंकि यूपीएससी में ओनली 700, 800, 900 सीट्स हो रही हैं हर साल, राइट। कितने लोग घुस रहे हैं? 50,000 तो सीरियस कैंडिडेट होते हैं जो डेली 10-12 आवर्स पढ़ते हैं, उसमें से 800 आर गेटिंग इंटर, राइट। तो कहाँ से एडजस्ट होगा? सप्लाई डिमांड आप खुद देख लो। तो मीन्स आपको ना थोड़ा सा आपको इधर स्टेट पीसीएस या किसी और एग्ज़ाम एमबीए जो भी करना है ना, आपको मतलब थोड़ा 2-3 साल आप सोलली फोकस रहो, उसके बाद आपको देना पड़ेगा। ये मेरी प्रैक्टिकल एडवाइस है, मैंने खुद दिया है। मीन्स मैं यूपी पीसीएस, मेरा स्टेट उत्तर प्रदेश है, मैंने काफ़ी एग्ज़ाम दिए उसके। मैं एसएससी भी देता था, एसएससी में भी मेरा निकाला था, बट आई डिडंट ज्वाइन कॉज मैं थोड़े थोड़े नंबरों से रह रहा था तो मैंने ज्वाइन ही नहीं किया। बट मैं बताना चाहता हूँ कि यू हैव टू बी प्रैक्टिकल आफ्टर 2 years, 2 साल मेहनत दो, फुल मेहनत दो। तीसरी चीज़ ये है कि लोग पूछते हैं कि मोटिवेट कैसे रहो, ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप जिस रीज़न के लिए घुसे हो इस प्रिपरेशन में, वो रीज़न जेन्युइन है, खुद से आई है आवाज़, तो दिस क्वेश्चन डजंट मेक सेंस एट ऑल। अगर आप खुद से घुसे हो, खुद किसी बड़ी चीज़ से इंस्पायर होकर घुसे हो, या आप जैसे मेरा तो बचपन से ही था कि हाँ इसमें घुसना है, आपके अंदर भी कुछ होगा कि हाँ भाई इस फील्ड में घुसने से ही आपकी लाइफ को सेटिस्फेक्शन मिलेगा, या आपकी लाइफ वर्थ इट रहेगी जब आप ऐसे डाइवर्स काम करोगे या ऐसे सिटीजन्स के लिए इतने डायरेक्टली इन्वॉल्व होकर काम करोगे। आपको मतलब आपने देखा कि छोटे शहर के हो, आपने देखा कि डीएम के हाथ में इतनी पावर होती है कि वो लोगों का भला कर सकें, आप वहाँ से इंस्पायर हुए हो, राइट। अगर इन सब चीज़ों से आप जेन्युइन रीजन से इंस्पायर हुए हो ना, तो आपको मोटिवेशन पूछनी नहीं पड़ेगी कि कैसे मोटिवेट रहना है, फिर आप मोटिवेटेड रहोगे। अगर आप नहीं रह रहे हो मोटिवेटेड, मतलब थोड़े दिन के लिए तो ठीक है, अगर आपका मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, तो आई विल सीरियसली से नहीं क्लियर होने वाला ये एग्ज़ाम। इट रिक्वायर्स योर 100% एफर्ट। मैं किसी भी ऐसे रैंक होल्डर, इवन किसी भी ऐसे सीरियस कैंडिडेट को नहीं जानता, रैंक निकला हो या ना निकला हो, जिसने अपना 100% दिया ना हो। और अगर आप 100% नहीं दोगे, यू आर नॉट गोइंग टू गेट क्वालिफाइड। सो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इफ़ यू आर सीरियस, इफ़ यू हैव इनर मोटिवेशन, देन गिव योर 100%। एंड इसी के साथ लास्ट जो क्वेश्चन था कि हाउ इम्पोर्टेंट इज सोशल मीडिया एंड फ़ोन, पर्सनली मैंने इसका यूज़ एकदम ज़ीरो कर दिया था जब एग्ज़ाम्स आते थे। मीन्स मेंस के 2 महीने पहले से मेरा फ़ोन ऑफ रहता था, मतलब दिन भर ऑफ रहता था, बस लाइब्रेरी से वापस आता था, फ़ोन ऑन करता था। तो मैं यही कहूँगा कि दीज आर डिस्ट्रैक्शंस, जितना कम कर सको ना आप कम करो, बिकॉज इतना कुछ पढ़ने को होता है ना। अगर आपको टॉप से कम्पीट करना है, आपका एम है आईएएस ही बनना है, अब तो 70 के अंदर आपको रैंक लानी पड़ेगी। यू आर कम्पीटिंग अमॉन्ग बेस्ट ऑफ द माइंड्स, राइट, जो अपना सब कुछ दे रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए। कई तो ऐसे हैं जो क्लास 6 से या क्लास 10 से शुरू कर देते हैं, राइट, उनसे आप कम्पीट करने जा रहे हो, तो क्या ज़रूरत है आपको टाइम वेस्ट करने की इधर, राइट। जब आप इस जर्नी से बाहर निकलोगे, उसके पास पूरी ज़िंदगी है आपके पास ये करने की। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था। आई नो देर आर पीपल हु कैन ईजली क्लियर विथ ऑल दिस, बट मैं तो अपना खुद का ही बताऊंगा कि जो मुझे जैसा लगता है, तो इट्स अपॉन यू। बट मैं यही कहूँगा कि अगर आपको अच्छे बिना गिल्ट के आपको देना है, तो आप सब कुछ भूल के ना आप फोकस पढ़ाई करो 1-1.5 साल, एंड ईज़िली यू कैन क्लियर विथ गुड स्टडी। सो फ्रेंड्स, मैंने अपना एक्सपीरियंस अभी बताया आपको, एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा एंड कुछ सीखने को मिला होगा। इसके लिए
दिल्ली नॉलेज ट्रैक को मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया एंड मैं कुछ बता पाया आप लोगों को. सो फाइनली कीप वॉचिंग दिल्ली नॉलेज ट्रैक एंड थैंक यू.